एमए फाइनल में इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा था संसदात्मक सरकार या संसदीय सरकार। ठीक है, तो संसदीय सरकार में आपको बताया था कि किस प्रकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों आपस में मिली होती हैं, और व्यवस्थापिका मतलब मिली होने का मतलब एक घनिष्ठ संबंध उनके मध्य होता है। व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, और किस प्रकार कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया था कि दो जो बेहतरीन, एक तो जो संसदीय शासन प्रणाली की जिसे हम मदर या जननी कहते हैं, ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, और दूसरा हमारे राष्ट्र भारत का एग्जाम्पल है। आज हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। तो ये बताया भी था आपको कि प्रश्न पूरा जो आता है वो आपके इनमें गुण दोष पूछते हैं, आपसे इनकी तुलना करवाते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को जब अध्यक्षात्मक, चूंकि हमने जो संसदीय व्यवस्था है वो पूरी देख ली है, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जब हम पढ़ें तो हम दूसरा काम भी साथ साथ कर लेंगे, हम इसकी तुलना भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो एक एक बिंदु जब आप देखेंगे, देखिए यहां आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अब जब आप देखेंगे इसे तो आपको लगेगा कि जो चीजें संसदीय शासन प्रणाली में हैं लगभग उसकी विपरीत चीजें हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मिलेगी। तो जब चीजें विपरीत है, व्यवस्थाएं जब विपरीत है, ठीक है, तो निश्चित रूप से उनमें अंतर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप जब इनके अपन जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देख रहे हैं तो साथ साथ में आप इनकी अंतर भी करते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करें कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यदि बेहतरीन तरीके से आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा इसको पढ़ा है और इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपने देखा है, प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक इसका जो शासन प्रणाली को आपने देखा है, वो आपने बीए पार्ट 3 में आपने जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रमुख राज व्यवस्थाएं हैं, उसमें आपने पढ़ा था। उसमें आपके अमेरिका का संविधान सिलेबस में था। तो अमेरिका का संविधान यदि हम देखें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्रियान्वित है। ठीक है, और जब से शासन चल रहा है, आप देखिए जब से संविधान वहां शुरुआत होती है 1789 से, आप देखेंगे कि वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। और उसका मुख्य कारण क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो बेस हम देखेंगे वो वहीं से शुरुआत होती है कि जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की घनिष्ठता से थी, तो यहां आप देखेंगे इसका बेस ही कहां से होगा? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सेपरेशन से। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपने अमेरिका में पढ़ा है, तो इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अनुपालना में इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को बेहतरीन शासन प्रणाली के रूप में अमेरिका ने स्वीकार किया। तो अध्यक्षात्मक शासन जो प्रणाली है उसमें दोनों चीजें हालांकि उन्होंने ली है कि शक्ति पृथक्करण भी रह जाए और ऐसा भी नहीं हो कि कोई एक जो शासन का अंग है वो तानाशाह बन जाए या निरंकुश बन जाए। तो उसकी दृष्टि से उन्होंने शक्ति पृथक्करण, अवरोध और संतुलन भी रखा है, लेकिन वो अवरोध का तरीका वह नहीं है जो आपके संसदीय शासन व्यवस्था में आपको दिखाई दिया था। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सबसे पहली जो चीज हमें दिखाई देती है वो यह है कि इसमें हमें दो प्रकार की कार्यपालिका दिखाई नहीं देगी। उसमें हमें दो प्रकार की कार्यपालिका दिखाई दी थी। कौन कौन सी? एक हमने देखा कि उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका थी और दूसरी उसमें वास्तविक कार्यपालिका थी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, अर्थात एक राज्य का प्रधान, संवैधानिक प्रधान जिसको हम कहते हैं, या जिसे हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति है तो ब्रिटेन में सम्राट जो अभी महारानी है। तो ये आप देखेंगे कि एक तो राज्य का प्रधान और दूसरा वो व्यक्ति जो शासन का संचालन कर रहा है, जो सरकार का संचालन कर रहा है, जो सरकार का प्रधान है, जिसे हम शासन का प्रधान कहते हैं, जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है। तो प्रधानमंत्री यहां शासन का प्रधान हो गए और राष्ट्रपति जैसे हमारे यहां राज्य का प्रधान है, ब्रिटेन में महारानी है वो राज्य का प्रधान है। तो दो कार्यपालिकाएं हो गई। लेकिन आप देखेंगे
कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, देखिए इसके नाम में ही, इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है कि जो राज्य का प्रधान है, जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। तो जब संपूर्ण शासन प्रणाली इन राष्ट्र के अध्यक्ष को धुरी मान ले, राज्य के प्रधान भी ये हों और शासन के प्रधान भी ये हों, सरकार के प्रधान भी ये हों, नाम मात्र कार्यपालिका जहां नहीं देखने को मिलेगी, वास्तविक कार्यपालिका भी इन्हीं के पास है और नाम से भी इन्हीं के जब शासन का संचालन किया जा रहा हो, अर्थात संपूर्ण जो आप देखेंगे कि राष्ट्र के अध्यक्ष ही इस पूरी प्रणाली में केंद्र बिंदु होते हैं। संपूर्ण शक्ति के केंद्र बिंदु इसमें राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। सारी शक्तियां, चाहे वो राज्य की शक्तियां हो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, चाहे वह शासन के मुखिया के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में हो, समस्त शासन की शक्तियां इन्हीं में है। यहां आपको नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं मिलता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे प्राइमरी विशेषता यह है कि इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वही शासन के वास्तविक प्रधान होते हैं और वही राष्ट्र के भी वास्तविक प्रधान होते हैं, उन्हीं के नाम से शासन चलता है। तो पहला अंतर आप यहां कर सकते हैं। संसदीय में आप बताएंगे कि दो प्रकार की हमें देखने को मिलती है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्र अध्यक्ष ही सर्वोपरि होता है, राष्ट्र अध्यक्ष ही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। अगली हम बात करें तो दूसरी यदि हम बात करें तो आप देखिए कि इस प्रणाली में जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, उत्तरदायी का मतलब आपने देखा जो अकाउंटेबिलिटी है उनके प्रति, वो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ये ठीक है, एक नियंत्रण पूरी तरीके से व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर होता है। और यदि वो वहां विश्वास खो देती है कार्यपालिका, तो व्यवस्थापिका मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित यदि कर देती है व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ, तो उसे पद से हटना पड़ता है, सरकार को जाना पड़ता है। तो यहां हम देखते हैं कि ऐसी कोई भी व्यवस्था यहां आपको नहीं मिलेगी। व्यवस्थापिका है वो अपना सेपरेट काम करती है कानून निर्माण का, और कार्यपालिका है अध्यक्षात्मक प्रणाली में वह अपना सेपरेट काम करती है। दोनों में आपस में देखिए कोई संबंध नहीं मिलेगा, जबकि उसमें आपने देखा कि व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। यहां बिल्कुल विपरीत मिलेगा कि जो व्यवस्थापिका का सदस्य है वह कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो सदस्य व्यवस्थापिका के हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होंगे। यहां जब राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आता है, राष्ट्राध्यक्ष जब निर्वाचित होकर आता है, तो वही अध्यक्ष अपनी सरकार का निर्माण अपने स्वयं के अनुसार करता है। उसे वह किसी भी इनमें से किसी व्यक्ति को नहीं लेगा कि व्यवस्थापिका में से, और यहां यदि मान लीजिए कोई व्यवस्थापिका का मेंबर बनता भी है तो उसे व्यवस्थापिका छोड़नी पड़ती है। हो गया ना एक बड़ा अंतर इन दोनों के बीच में। तो यहां हम इस दृष्टि से भी इनकी बता सकते हैं आप इसमें। और अगली जो बात है कि हमने देखा कि यहां जो वास्तविक प्रधान और नाम मात्र का प्रधान जो व्यवस्थापिका से चुना गया था, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल भी व्यवस्थापिका में से ही जो बहुमत दल के नेता उनको चुने जाते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष होता है वह जनता द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है या एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुन के आता है, और वो निर्वाचक मंडल का बाद में कोई कार्य नहीं है। ठीक है ना, यहां भी हम चुनते हैं, जैसे मान लीजिए भारत में आप चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं, फिर ये सब मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन एमपीज हैं वो भी जो व्यवस्थापिका है उसमें रहते हैं, और पूरे जब तक सरकार चलती है तब तक वो अपनी भूमिका अदा करते हैं राष्ट्र के निर्माण में। लेकिन यहां हम देखते हैं कि राष्ट्रपति है वह स्वयं शासन में चुनाव लड़ता है, और उसी राष्ट्रपति को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी वोटिंग करते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं, या मान लीजिए जैसे अमेरिका में आपने देखा कि एक प्रतिनिधिमंडल को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधिमंडल एक औपचारिक होता है, वास्तविक रूप से उन्हीं दलों के अनुसार वो लोग उसको वोट देते हैं, और उसी आधार पर राष्ट्रपति का चयन होता है। तो वहां राष्ट्रपति या राष्ट्र का अध्यक्ष है वो स्वयं आप कह सकते हैं कि जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, व्यवस्थापिका द्वारा वो नहीं चुना जाएगा, वह जनता द्वारा चुना जाएगा,
प्रत्यक्ष रूप से या जनता के निर्वाचक मंडल द्वारा, जो केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ही बस चुने जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक अध्यक्षात्मक प्रणाली में आपको ये चीज मिलेगी। अगली बात जो आप कहेंगे वो ये आपको बताई दी है कि इसमें जो कार्यपालिका है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, वह व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी होती है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। और यहां एक अगली जो बात हम करें वो है कार्यकाल की। तो आपने देखा होगा कि कई बार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, संसदीय व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो वहां व्यवस्थापिका पर निर्भर होती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आपने देखा है कि व्यवस्थापिका या लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन और इससे एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इनका जो कार्यकाल है वो क्या हो गया, अस्थिर कार्यकाल हो गया। सरकार का कार्यकाल भी अस्थिर हो गया। सरकार का इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो सरकार को जाना पड़ेगा, और यदि प्रधानमंत्री की सलाह पे भंग कर दिया राष्ट्राध्यक्ष ने तो फिर लोकसभा या मान लीजिए जो भी वहां का निम्न सदन है वो भंग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बीच जो एक निश्चित कार्यकाल है उसके बीच में भी चुनावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यकाल की दृष्टि से यदि आप बात करें तो इनका स्थायित्व है कभी भी। और ये स्थायित्व क्या, आप देखेंगे इनका कार्यकाल ही अलग अलग होता है दोनों का। यदि हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की तो 4 साल के लिए वो चुना जाता है, सीनेट का कार्यकाल अलग आपको मिलेगा। तो ये आप देखेंगे कि वहां की संसद के दोनों सदनों के अलग अलग कार्यकाल हैं, राष्ट्रपति का अलग कार्यकाल है। और यहां अध्यक्षात्मक प्रणाली में एक बहुत बड़ी चीज है कि शासन स्थायित्व है। कई बार हम जब अस्थायी शासन की बात आती है, बीच में चुनाव होते हैं, तो हम ये प्रश्न कई बार आता भी है कि क्यों न हमारे यहाँ भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाए। ये काफी उस समय विचारों में चलता है। तो यदि हम बात करें तो कार्यकाल का एक स्थायित्व है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली में मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अमेरिका में अब यहां एक महाभियोग की व्यवस्था है, लेकिन महाभियोग की व्यवस्था वो राष्ट्रपति, वो कुछ कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का उल्लंघन करने की स्थिति में केवल महाभियोग की व्यवस्था है। यदि राष्ट्रपति कदाचार का दोषी पाया जाता तो राष्ट्रपति के व्यक्तिगत जो आचरण है उसके आधार पर वहां महाभियोग की व्यवस्था की गई है। उसका संबंध इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव या इस तरह के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसी कोई चीजों से लेना देना नहीं है। और आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि आज तक इसके लिए राष्ट्रपति खुद इस्तीफा दे दे तो बात अलग है, बाकी राष्ट्रपति या तो स्वयं इस्तीफा देते हैं, उस स्थिति में उन्होंने बीच में कार्यकाल आप मान सकते हैं कि उसका पूरा नहीं हुआ हो, उसके अलावा कोई कारण नहीं है कि आप अमेरिका में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिले कि किसी व्यक्ति ने केवल इनकी वजह से, संसद की व्यवस्थापिका की वजह से अपना कार्यकाल कानूनन या इस तरीके से उन्होंने बीच में छोड़ दिया हो। आज तक 1789 से इनका कॉन्स्टिट्यूशन चालू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शासन में जो कार्यकाल का स्थायित्व है वह अध्यक्षात्मक प्रणाली में संसदात्मक प्रणाली की तुलना में बहुत ज्यादा है, और बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन और एक जो जिसे आप कह सकते हैं कि निश्चित जो कार्यकाल है वो आपको इसमें मिलेगा। अगली यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल के निर्माण की आप देखें तो मंत्रिमंडल के निर्माण में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, उसमें राष्ट्रपति स्वयं मंत्रिमंडल करता है और उसमें व्यवस्थापिका के सदस्यों को वह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उनको लेता भी नहीं है। वो जो उसे अच्छे कैंडिडेट लगते हैं, जो उसे विशेषज्ञ लगते हैं, उनको वो ये जो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वो मंत्रिमंडल का चयन होगा तो उसे संसद जो व्यवस्थापिका है उसी के निम्न सदन या उच्च सदन में से जो अपने मंत्री हैं वो लेने पड़ते हैं। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में वो जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वह इस जो प्रकार की जो ये एक बाउंडेशन जो हो गई उससे पूरी तरीके से मुक्त है। वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करता है। और यद्यपि आपको ध्यान में होगा कि सीनेट द्वारा उनका अनुसमर्थन जैसे अमेरिका में किया जाता है, लेकिन वो एक फॉर्मल है, केवल एक औपचारिकता टाइप है, उसके मंत्रिमंडल का विरोध नहीं होता है। ये आपने प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में देखा है। तो
इस दृष्टि से भी हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझ भी सकते हैं और संसदीय शासन प्रणाली से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। अगली यदि हम बात करें तो देखिए, एक जो दोनों में अंतर भी है और इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जब दोनों ही लोग काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ बुराइयां है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलती है। जैसे पहली तो आपको ये देखिए कि जो विधि निर्माण का कार्य वह व्यवस्थापिका का है, लेकिन व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका में काम कर रही है, तो निश्चित रूप से उन लोगों का जो ध्यान है वो अलग अलग बंट जाता है और यहाँ विधि निर्माण की जो गहनताएं हैं वो प्रभावित होती है। लेकिन जहां व्यवस्थापिका इन चीजों से मुक्त है कार्यपालिका से, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तरह, तो वो पूरा ध्यान है वो अपना केवल विधि निर्माण में देती है, कानून के बनाने में देती है। और दूसरा, व्यवस्थापिका के सदस्य इस आधार पर नाराजगी भी उनमें नहीं होती शासन अध्यक्ष के प्रति कि उनको शासन में नहीं लिया। हमारे यहाँ हम बहुत बार देखते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर आप देखिए कि जो चयनित जो प्रतिनिधि हैं वो बड़े नाराज होते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और एक मतलब उदासीनता शासन के प्रति कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वह पहले से उसका माइंड सेट है कि उसे मंत्रिमंडल में नहीं जाना है, उसे केवल विधि निर्माण, कानून निर्माण का ही कार्य करना है। तो एक तो इस दृष्टि से। दूसरा, हम देखें कि इसका दूसरा प्रभाव कार्यपालिका पे भी पड़ता है। कार्यपालिका में जितने भी मंत्री होते हैं उनको विधि निर्माण पे अपना जो दिमाग है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनका काम केवल नीतियों को क्रियान्वित करना है और कार्यों को, जो शासन के कार्य हैं, उन्हीं को करना है। तो उनमें भी धीरे धीरे ये विशेषज्ञता, शासन संबंधी कार्यों को करने की जो विशेषज्ञताएं हैं वो उनमें बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो ये एक पावर ऑफ सेपरेशन का जो लाभ है, शक्ति पृथक्करण का जो लाभ है, ये विशेषज्ञता में हमें कन्वर्ट दिखाई देता है और विशेषज्ञता में वृद्धि हो जाती है। तो इस दृष्टि से भी हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। और एक जो है कि जो दलीय प्रणाली है उससे काफी, जो दलीय प्रणाली के कई दोष हैं उनसे भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मुक्त रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति प्राय आपने देखा है अमेरिका का जो व्यवहार में आप देखिए कि जो दल है वो चुनाव तक हमें बहुत दिखाई देते हैं वहां के, चाहे वो रिपब्लिक हो चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन चुनाव जो लड़े जाते हैं वो वहां के राष्ट्रपति के पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व, उसके गुण दोष, उसके विचार, उसके वैल्यूज, उन पे लड़े जाते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद भी आप देखते हैं कि वहां उनका प्रभाव है, वो राजनीतिक दलों का ज्यादा प्रभाव शासन पे नहीं पड़ता है, बल्कि शासन पूरी तरीके से वहां के उस राष्ट्रपति जो चयनित होता है, उस राष्ट्रपति, जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, उस निर्वाचित राष्ट्रपति की वैल्यूज, उनके स्वयं के व्यक्तित्व, ज्ञान, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और शासन के लिए पूरी तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति स्वयं रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए वो शासन को आगे बढ़ाता है। तो राष्ट्रपतियों के आधार पर वहां शासन प्रणाली चलती है। हमारे यहां भी जैसे संसदीय शासन प्रणाली में भी आप देखते हैं ये चीज प्रधानमंत्री में दिखाई देती है, लेकिन प्रधानमंत्री भी क्या होता है कि दलों से बाध्य हो जाता है और दल की नीतियों को लागू करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उस मात्रा में राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं होता है। क्लियर है चीज? तो और कई बार तो जब समृद्ध सरकारें बनती हैं उसमें ये स्थिति संसदीय शासन प्रणाली में और भी ज्यादा विकट हो जाती है। लेकिन ऐसी चीजों से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो पूरी तरीके से मुक्त रहती है, क्योंकि उसमें इस तरह का नहीं, जो भी राष्ट्रपति है वो बहुमत से जीतता है और उसे बीच में हटाना या समृद्ध सरकार जैसी किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं वहां आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये आप इस आधार पर भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रश्न आपके आता है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण दोष क्या है। तो ये भी हमने इसमें से कुछ गुण दोष भी आगे, बाकी इसका एक सेपरेट अलग से और देख लेंगे। एक आता है संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोनों में अंतर। तो ये अंतर हमने देखा है, इन आधारों पर आप इनके अंतर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कार्यकाल के आधार पर दोनों का अंतर कर सकते हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर आप अंतर कर सकते हैं, उत्तरदायित्व के आधार पर आप अंतर कर सकते हैं, आप औपचारिक, अनौपचारिक या वास्तविक और नाममात्र की जो कार्यपालिका उसके आधार पर आप इनका अंतर कर सकते हैं। और सरकार की जो
एक दूसरे पे जो दो व्यवस्थापिका कार्यपालिका की जो आपस में निर्भरता है वो किस तरीके से संसदीय में क्या है और अध्यक्षात्मक में कितनी कम है, इस आधार पे। तो ये 7-8 आधार आपके पास हैं जिनके आधार पर आप बेहतरीन तरीके से संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का यदि प्रश्न आपके आता है तो आप इसको बेहतरीन तरीके से कर पाते हो। और आप इनको और अच्छी जो आपके इसमें बुक्स वगैरह हैं उनमें भी आप देखिए, कई नेट वगैरह पे जो आपको अच्छे राइटर्स के जो पीडीएफ वगैरह हैं उनको भी आप देखिए और इन प्रश्नों को आप लिखते जाइए। ये जो प्रश्न आप करते हैं यहाँ जो सुनते हैं प्लस जो पढ़ रहे हैं, ताकि अभी से आप इनको लिखना शुरू करें, ताकि एक बढ़िया मॉडल आंसर आपके पास तैयार हो जाता है और उसी मॉडल आंसर के आधार पर फिर आप उनको जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप आधा घंटा पौन घंटा एक क्वेश्चन को आप देखिए और आप उसको बिना देखे भी लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि ये प्रयास बार बार जब आप करते रहेंगे तो न केवल आपके एमए में काम आएगा बल्कि इन फ्यूचर आप आरएस की भी देंगे, आईएएस वगैरह के एग्जाम भी देंगे, तो उनमें भी जब आप प्रश्न करेंगे तो आपकी लेखन शैली है वो बेहतरीन होगी और आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक और शासन प्रणाली और जो संसदीय शासन प्रणाली है इन दोनों के गुण दोषों के ऊपर। ठीक है।